सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया कंसेप्ट देखने वाले ऑप्टिक्स का, है ना। रिफ्रैक्शन चल रहा था हमारा, और रिफ्रैक्शन में ही एक नया कंसेप्ट देख रहे हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ, रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं अपन, तो इसका क्या कनेक्शन है यहाँ पे देखते हुए। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज TIR भी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। अच्छा, देखते हुए क्या है, तो अपन क्या करते हैं कि इंटरफेस मान लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज एन इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। ठीक है, ओके। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस साइड डेंसर मीडियम है और इस साइड रेरर मीडियम है। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। ओके, और मैं एक अंदर एक लाइट सोर्स मानता हूँ जिससे कि रेज निकल रहे हैं ना। यस, चलो, ओके। तो मान लो इससे एक रे निकला इस डायरेक्शन में, और ये रे इंटरफेस के साथ टकरा है ना। अब हम जानते हैं, मैंने आपको बोला था, मैक्सिमम केसेस में जब भी कोई लाइट रे इंटरफेस के साथ टकराता है ना, इंटरफेस मतलब दो मीडिया का कॉमन सरफेस, है ना। तो जब भी इंटरफेस से टकराता है, एक्चुअल में दो फिनोमेना साइमल्टेनियसली होते हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। वो तो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में दोनों ही फिनोमेना हो रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले यहाँ एक नॉर्मल निकालता हूँ, है ना। दिस इज द नॉर्मल। अब मैं जानता हूँ ये जो इंसिडेंट रे है ये कुछ एंगल आई पे आया हुआ है, बराबर है। सारे एंगल्स नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, अब जैसे ये रे यहाँ पे टकराया है, दो फिनोमेनोस है ना। इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इसको टकराने के बाद लाइट रे वापस उसी मीडियम में आएगा, और इसी लाइट रे का रिफ्रैक्शन भी होगा। अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये आई के साथ आया तो रिफ्लेक्ट भी आई पे ही होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ने रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो किया। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, मतलब ये लाइट रे दूसरे मीडियम में भी जाएगा, और जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं भाई, यस, स्नेल्स लॉ हमने देखा था। क्या देखा था कि हमारा जो लाइट रे वो डेंसर से रेरर जा, ठीक है, माइंड इट, डेंसर से रेरर जा। अब जब लाइट रे डेंसर से रेरर जाता है तो कैसे मुड़ता है, वो कैसे बेंड होता है, बोलो। डेविएट कैसे होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बोलो। अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिल्कुल सही, है ना। तो देखो, ये जाना ऐसे था, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हुआ तो ये बेंड हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर से रेरर जा रहा है ना। तो जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। इसके पास दो रास्ते थे, या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाए या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाए। तो ये जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये डेविएट होगा। बिल्कुल सही, है ना। यस, बहुत बढ़िया। और नॉर्मल के साथ इस रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, दैट इज सिंपली एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एकदम सिंपल। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकाल सकते हैं भाई, स्नेल्स लॉ से। तो देखो, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो कर रहा है, दैट इज स्नेल्स लॉ लगाएंगे अपन, ताकि हम लोग आर निकाल पाए। तो हम लोग बहुत ही आसानी से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ क्या लिखते हैं भाई, म्यू 1 साइन आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, है ना। माइंड इट, दिस इज डेंसर मीडियम, मतलब म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, यस, दिस इज इट। तो यहां से मैं आर भी निकाल सकता हूँ मुझे अगर जरूरत ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन। अच्छा, ओके, चलो, अब मैं इसको है ना थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज, चलो इसको नाम दे ही देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है फिलहाल, है ना। यस, पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड दिस इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, चलो। अब हम लोग एक मजे की बात करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हम लोग क्या करते हैं ना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं। मतलब मेरा जो वेरिएबल है यहाँ पे वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो हम लोग इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं। चलो भाई, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो देखो आई को हमने इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जब ये आर जो है ना बढ़ते 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 है ना, ये आर जो है ना बढ़ते 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 बढ़ते, देखो भाई बढ़ते 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 एक पॉइंट आएगा जब एंगल आर जो है ना ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो हाँ, मैं वो वाली सिचुएशन देखता हूँ, कौन सी, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते 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 हमने इतना बढ़ाया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो रहा है, वो वाली सिचुएशन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, मेरे को अभी एक नया रे निकालना पड़ेगा, नया रे ये वाला है ना, ये रे, ये रे, ये नॉर्मल है, ये रे कितने एंगल पे आया है, उस एंगल पे आया है, ध्यान से देखो, उस एंगल पे आया है कि जब रिफ्रैक्टेड रे ऑलमोस्ट सरफेस को टच करके जा रहा है, बिल्कुल है ना ऐसे, हाँ ऑलमोस्ट, उस वक्त की सिचुएशन। तो रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग ऐसे निकालें, रिफ्रैक्टेड रे को ऐसे निकाले है ना, यस बिल्कुल सही। तो क्या दिख रहा है आपको, रिफ्रैक्टेड रे जो है ना वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है ऑलमोस्ट, है ना। क्या इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होगा भाई, सिंपल सी बात है ना। आई पे आया तो आई पे रिफ्लेक्शन भी होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दोनों दोनों फिनोमेना हो रहे भाई, ये क्या है भाई, पार्शियल रिफ्लेक्शन है ना। देखो आई पे आया, आई पे जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज, एक सिंपल एंगल डिफाइन करता हूँ चलते चलते। क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये वो खास एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है ना। क्या है, ये वो खास एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। दिस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्या बोलना है इसको, क्रिटिकल एंगल, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर इस वक्त इस सिचुएशन में है ना, इस सिचुएशन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर, तो जरूर जरूर इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा। हाँ बिल्कुल सही, लेस देन क्रिटिकल एंगल, बिल्कुल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस सिचुएशन में जरूर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, लेस देन क्रिटिकल था, क्योंकि बाद में तो हमने एंगल बढ़ाया था ना। यस बहुत बढ़िया। फिर से पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग क्या करते, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब ये वाला जो रे है ना, जो सरफेस को छू के जा रहा है ना, क्या वो अभी मीडियम के अंदर घुस जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि देखो एंगल आगे बढ़ा रहे तो आर को तो बढ़ना है ना, आर आर को तो बढ़ना है, पहले आर ये था, ठीक है, अभी यार ये आया, ठीक है, अभी यार ये आया है ना, आर को क्या हो रहा है, इंक्रीज होना है। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर देते हैं, एंगल आर और इंक्रीज होगा, एंगल आर और इंक्रीज होगा, तो लाइट रे क्या पूरा अंदर ही आ जाएगा। हाँ मतलब मीडियम को टकराने के बाद लाइट रे पूरा अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक इन द इंसिडेंट मीडियम, बिल्कुल सही। तो देखो मैं तीसरा रे निकालता हूं अभी खास आपके लिए, ठीक है, ये देख, ये रे, तो ये लाइट रे आया। अब इस लाइट रे का, इस लाइट रे का ध्यान से देखो, इस लाइट रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है ना। हाँ, और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बोलो, पूरा ये वाला जो रे था कौन सा, रिफ्रैक्टेड रे, ये पूरा मीडियम में आ रहा है, पूरा मीडियम में आ रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक इनसाइड द मीडियम। मतलब इस लाइट रे को अभी टकराने के बाद वापस उसी इंसिडेंट मीडियम में आना है जिस मीडियम से ये आया था ना। और अब ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन है ना, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। जिसका रिफ्रैक्शन होना चाहिए था वो लाइट रे दूसरे मीडियम में गया ही नहीं, वो पूरा वापस एज इट इज है ना, वापस वो अपने मीडियम में, इंसिडेंट मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हुआ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कंप्लीट रिफ्लेक्शन और
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली ये रे रिफ्लेक्ट बैक हुआ अपने ही मीडियम में, इंसिडेंट मीडियम में। क्या क्लियर हो रहा है? यस, बिल्कुल सही, दोनों एंगल सेम होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है 100%, कोई पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं, कोई पार्शियल रिफ्रैक्शन नहीं, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक इनसाइड द मीडियम, है ना, इनसाइड द इंसिडेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या सबको ये क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, यस, बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड एज TIR वाली सिचुएशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। हाँ बिल्कुल, दिस इज द सिचुएशन ऑफ TIR। सो आई होप ये डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्या समझे आप लोग? आप लोग ये समझे रिफ्रैक्शन के वक्त, है ना, रिफ्रैक्शन के वक्त मेरे पास इन जनरल 3 सिचुएशंस है। बस माइंड इट, आपको ये दिमाग में रखना है, ये जो कुछ भी चल रहा है ये तब चल रहा है जब हम डेंसर से रेरर जा रहे हैं। हाँ, डेंसर से रेरर जा रहे हैं, बिल्कुल, डेंसर से रेरर जा रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखो, हाँ, तो डेंसर से रेरर जा रहे, क्यों क्यों डेंसर से रेरर से डेंसर, ये सब नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, जब हम डेंसर से रेरर जा रहे हैं तभी तो हमारा हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और तभी हम धीरे धीरे जब आय बढ़ाएंगे तो आर भी इंक्रीज होगा, आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम रेयरर से डेंसर जाएंगे तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा आफ्टर आफ्टर कोलिजन, या फिर आफ्टर हम लोग बोलेंगे स्ट्राइकिंग विद द इंटरफेस, है ना, बिल्कुल सही। तो स्ट्राइक करने के बाद ये अवे फ्रॉम नॉर्मल के बजाय कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, फिर और आय बढ़ाओ, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना। यस, तो मेरे को समझना है TIR कब होता है, जब डेंसर से रेरर जा रहा है लाइट, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक और बात समझी कि 3 सिचुएशन है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब I लेस देन C होगा तो दोनों फिनोमिना होंगे, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, है ना, और रिफ्रैक्टेड रह जाएगा कुछ एंगल R को फॉलो करते हुए, है ना। अगर अगर I की वैल्यू C के बराबर होगी, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हुए हम उसको? ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को ऑलमोस्ट छू के जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। और तीसरी सिचुएशन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तब होगा कंप्लीट रिफ्लेक्शन इनसाइड द ओरिजिनल इंसिडेंट मीडियम, विच इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। अच्छा, अब मेरे को एक बात समझी कि भाई जैसे लाइट रे डेंसर से रेरर जाएगा, ये 3 चीजें हो सकती है। अब इन तीनों में से कौन सी चीज होगी, है ना, इन तीनों में से कौन सी चीज होगी ये डिपेंड करता है C पे, है ना, C पे। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस C से कम हुआ तो ये वाली सिचुएशन, है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस C के इक्वल हुआ तो ये वाली सिचुएशन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस C से ज्यादा हुआ तो ये वाली सिचुएशन। अब हम कैसे समझे, है ना, क्वेश्चन में कि कौन सी सिचुएशन हो रही, तो मेरे को C निकालना पड़ेगा। उस C को I के साथ कंपेयर करेंगे, और जैसे मेरे को समझ जाएगा I का और C का कंपैरिजन, मैं सिचुएशन बोल सकता हूँ क्या हो रहा है। मतलब मेरे को है ना C निकालना है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमको मालूम है कि भाई हमने लाइट रे कितने एंगल पे इंसिडेंट किया, ये तो हमको मालूम है। अब मेरे को C निकालना है ना, C मेरे को क्वेश्चन में दिया नहीं, C तो मेरे को निकालना पड़ेगा, और फिर मैं I और C को कंपेयर करूँ, है ना। अच्छा, ओके, ठीक है भाई। तो अब C कैसे निकालना है? तो C तो एकदम सिंपल, ये देखो, C निकालना है तो ये सेकंड सिचुएशन देखेंगे अपन। कौन सी सिचुएशन? सेकंड सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। सेकंड सिचुएशन में क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये देखो लाइट रे जो है ना, ये लाइट रे जो है ना, ये देखो लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद, इंटरफेस को स्ट्राइक करने के बाद ऑलमोस्ट छूके जा रहा है, एंगल ऑफ आर कितना है, 90 डिग्री है। तो ये सेकंड सिचुएशन को हम लोग रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ना, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो रहा है सेकंड सिचुएशन में। तो इस सेकंड सिचुएशन में हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, है ना।
अच्छा चलो, फिलहाल हम लोग यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया उसको लिख लेते हैं, है ना, इसको लिख लेते हैं। चलो तो पहले डायग्राम निकाल लो। डायग्राम निकालने के बाद ये वाला हम लोग जो बोला ना अभी तक, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टीआईआर क्या होता है ना, और फिर हमने ये भी देखा कि टीआईआर होने के लिए डेंसर से रेयर मीडियम जाना जरूरी है। ये 2-3 बातें जो हमने डिस्कस की उनको भी आप लिख लेंगे, है ना, इस प्रकार से। इस स्लाइड को देख के इसको लिख लो, है ना। यस, चल ठीक है भाई। चल अब हम लोग देखते हैं ये सी क्रिटिकल एंगल कैसे निकालना। तो मैंने अभी अभी बोला था, क्या बोला था भाई, कि क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए मेरे को इस सेकंड सिचुएशन को स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ लगाना है बस। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन के लिए स्नेल्स लॉ लगा देंगे। यस, चलो स्नेल्स लॉ, चलो सेकंड सिचुएशन देखो। सेकंड सिचुएशन देखो, तो ये म्यू1 है, म्यू1 से म्यू2 जा रहे हैं अपन, म्यू1 से म्यू2 जा रहे हैं, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई। लेकिन सेकंड सिचुएशन में आई की वैल्यू सी, तो मैं आई को लिखता हूं सी, म्यू1 साइन सी इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। लेकिन सेकंड सिचुएशन में आर तो 90 है, आर तो 90 है, तो आर को लिखेंगे 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो देखो क्या आ रहा है, म्यू1 साइन सी इज इक्वल टू म्यू2 इंटू 1, दैट इज म्यू2। तो साइन सी कितना आया, बोलो, म्यू2 बाय म्यू1। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन म्यू1 बाय म्यू2। ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से देखो, क्या इस म्यू1 बाय म्यू2 को मैं म्यू रिलेटिव लिख सकता हूँ? क्या आपको पता है मन में, म्यू1 बड़ा है कि म्यू2 बड़ा है, म्यू1 बड़ा है कि म्यू2 बड़ा है, म्यू1 बड़ा है। मतलब चूंकि म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, तो म्यू रिलेटिव, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट इज म्यू1 बाय म्यू2, ये ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। तो क्या मैं इसको ऐसे याद रखूं, साइंस इज 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, मन में रखना है म्यू रिलेटिव शुड बी ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन में मेरे को 2 म्यू दिखेंगे, एक डेंसर वाला होगा एक रेयर वाला, तो मेरे को क्या करना है, डेंसर वाला अपॉन रेयर वाला, है ना, म्यू रिलेटिव। तो रेशियो इस प्रकार निकालना है ताकि वो ग्रेटर देन 1 है। और याद रखना है साइन सी इज 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। यहाँ से सी कितना है, यहाँ से सी कितना है, बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू रिलेटिव। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा, है ना, सिंपल फॉर्मूला। यस, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू रिलेटिव इज ग्रेटर देन 1, म्यू का रेशियो, है ना। और चूंकि ग्रेटर देन 1 चाहिए तो डेंसर अपॉन रेयर करें। क्या तक क्लियर हुआ, बिल्कुल। बस अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे को मालूम होगा, सी में ऐसे निकाल लूंगा और देखूंगा आई को सी के कंपेयर करके, आई को सी के साथ कंपेयर करके देखूंगा कौन सी सिचुएशन है, मैं तुरंत बता सकता हूँ क्या होने वाला है ना। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो हो गया था, लिख लो इसको, है ना। अब ये हो जाने के बाद अब देखो यही डिस्कशन कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं ना, टीआईआर ही चल रहा है अभी तक, उसी में हम लोग डिटेल में, है ना, इत्तमभूत माहिती घेतोय आपण या टीआईआर में, है ना। अच्छा, तो यहाँ तक हमने देखा, अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, एक रिलेशन निकालते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, इसी में डेल्टा एंड आई, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड आई। हम पहले भी ये सारे रिलेशंस कई बार निकाल चुके, तो यहाँ भी निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड आई। ठीक है, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंड आई द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना भाई। चलो तो निकालते हैं। अब मैं इसको, है ना, इसको दो सिचुएशंस में ब्रेक कर रहा हूँ, दो कंडीशंस। कैसे, देखो हम लोग क्या करें, हमारा वेरिएबल कौन है यहाँ पे, वेरिएबल कौन है भाई, बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग वेरी करेंगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, और वैसे वैसे फिनोमिनो भी चेंज हो रहे हैं, टीआर होगा नहीं होगा, है ना। यस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, आई को इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं इसको दो सिचुएशंस में ब्रेक करता हूँ, है ना। पहली वाली सिचुएशन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन सी। मतलब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से कहां तक वेरी करें, 0 से सी तक। मतलब अगर आपने ध्यान से देखा तो ये वाली सिचुएशन, है ना, ये वाली सिचुएशन 0 से
सी तक, मतलब पहली दो सिचुएशंस तक चल रहा है ना, क्योंकि पहली दो सिचुएशंस तक ही क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद तो थर्ड सिचुएशन से क्या हो रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, टीआईआर हो रहा है, बिल्कुल सही। तो रिफ्रैक्शन वाला केस में देख रहा हूँ, मतलब सेकंड तक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग 0 से सी तक मतलब यहाँ तक वेरी करा है। मेरे को देखना है डेल्टा कैसे आने वाला है ना। चलो भाई देखते हैं। तो चलो वही वाली कहानी है ना, फिर से मन में रखना है हमको बिल्कुल एक बढ़िया बात, क्या भाई, कि टीआर ये सब जो भी चल रहा है वो डेंसर से रेरर के लिए चल रहा है। मतलब लाइट रे को डेंसर से रेरर जाना चाहिए, तभी ये सब एप्लीकेबल है ना। चलो, सो दिस इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, बिल्कुल बढ़िया। चलो एक लाइट रे लेते हैं, ये लाइट रे आया, कि लाइट रे आया कितने एंगल पे, आई पे, और ये एंगल ऑफ आई जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और सी के बीच, 0 और सी के बीच है ना, तो यहाँ पे टकराएगा, ये नॉर्मल है हमारा, है ना, और इससे रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट होगा, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन भी होगा। फिलहाल मैं सिर्फ डेल्टा निकाल रहा हूँ रिफ्रैक्शन के लिए, तो इसीलिए रिफ्रैक्शन के लिए देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये आया, जाना ऐसे था, लेकिन डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो, जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो क्या इतने एंगल से डेविएट हुआ, किस डायरेक्शन में डेविएट हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने एंगल से डेविएट हुआ, डेल्टा से। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ दैट रिफ्रैक्टेड रे। क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो भाई, ओके, ये एंगल कौन सा है, आर, है ना, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कितना है, R। पहले मेरे को आर निकालना पड़ेगा, है ना, आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे, क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन में फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हुए अपन, चलो, तो फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, है ना। चलो, म्यू1 साइन आई सिंपल इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, है ना। चलो, तो म्यू2 को इधर भेज दो, तो म्यू1 बाय म्यू2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो यहाँ से आर कितना आया, साइन इनवर्स ऑफ, बोलो, म्यू1 बाय म्यू2 इंटू साइन आई इंटू साइन आई। क्या था, क्लियर हुआ, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से देखो, म्यू1 म्यू2 फिक्स है, मालूम है आपको, ये पूरा के पूरा जो आर है ना, वो आई पे डिपेंड है, सीधी सी बात है ना। ये जैसे जैसे आई वेरी होगा, आर भी क्या हो रहा है, वेरी। तो ध्यान से देखो, ये आ रहा है, अब जैसे आ रहा है, क्या मैं डेल्टा निकाल सकता हूँ, यस, मैं जानता हूँ, अगर ये एंगल आई है ना, तो ये भी एंगल कितना होगा, आई, ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो ये बचा हुआ ये एंगल कितना होगा, आर माइनस आई, है ना। तो देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस कितना है, आर माइनस आई, है ना। इसको मैं इस साइड लिखता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कितना आ रहा है, आर माइनस आई, और आर हमने अभी अभी निकाला है, ये देखो बड़ा सा आ रहा है ना, खतरनाक एकदम। हाँ, साइन इनवर्स ऑफ म्यू1 बाय म्यू2 इंटू साइन आई, दिस इज आर, है ना, एंड माइनस आई, दिस इज डेल्टा। क्या आप एक चीज देख पा रहे हो, डेल्टा आया है, बिल्कुल सही, डेल्टा तो आया है, लेकिन ध्यान से देखो, म्यू1 म्यू2 फिक्स है, मालूम है हमको, क्या ये पूरा की पूरा डेल्टा आई पे डिपेंडेंट है, यस, ये बहुत बड़ी बात है। दिस डेल्टा इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आई, इट इज अ फंक्शन ऑफ आई, मतलब जैसे जैसे आई चेंज हो रहा है, डेल्टा वेरी होने वाला है, बिल्कुल सही है। और देखो, ये सिंपल कोई मामूली चिल्लर फंक्शन नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेटर से आई की वैल्यूज अलग अलग रखनी पड़ेगी, अलग अलग आई के लिए कैलकुलेटर से डेल्टा निकालना पड़ेगा, और उन डेल्टा की वैल्यूज को प्लॉट करके सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब एक ग्राफ आने वाला है। तो कोई सिंपल मामूली फंक्शन नहीं है ना, हाँ, खतरनाक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ आई, बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये थी कहानी कब की, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन 0 एंड सी। अब हम सी के आगे जाते हैं, अब सी के आगे क्या होगा, टी आई आर, मतलब ये हम टी आई आर वाली सिचुएशन ले, है ना। सो नाउ सेकंड सिचुएशन, ये कौन सी सिचुएशन दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन 0 एंड सी, मतलब लेस देन क्रिटिकल एंगल। अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे लेके जाएंगे,
और हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल है, लेकिन 90 से कभी बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, है ना। तो हम लोग अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं? सी से 90। आप खुद ही देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा बढ़ा के ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमने कितना भी बढ़ाया, ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कितना भी बढ़ाया, ये देखो कितना भी बढ़ाया है ना, क्या वो, ध्यान से देखो, क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? बोलो 90। 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बोल के 90 भी नहीं हो सकता, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तभी टीआर होगा, लेकिन 90 से कम, है ना। चलो अब इस केस को डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में तो पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, टी आई आर, है ना, सिंपल। तो डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, बिल्कुल, म्यू1 म्यू2, ठीक है। अच्छा, म्यू1 म्यू2, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल, यस। और ये रे आया, और रे आया एंगल आई पे, और इस बार एंगल आई सी से बड़ा है। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा होता है, लाइट रे, ठीक है, दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं, क्या इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द सेम मीडियम। बिल्कुल सही, फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज टी आर होने वाला है ना। हाँ, तो देखो इसको जाना ऐसे था, जाना ऐसे था, लेकिन गया ऐसे, गया ऐसे, तो क्या इतने एंगल से डेविएट हुआ? दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। क्या क्लॉकवाइज डेविएशन हो रहा है? बिल्कुल। क्या ये डेल्टा हमको निकालना है? यस, निकाल सकते हैं हम लोग। देखो, ये अगर एंगल आई है, ये अगर एंगल आई है, ठीक है, तो ये कितना होगा? आई, ठीक है, ये भी कितना है? आई। ये टोटल कितना होता है? 180, लीनियर एंगल 180 होता है। 180 में से ये वाला आई, ये वाला आई माइनस कर दो, क्या मेरे को डेल्टा मिल जाएगा? बिल्कुल। तो डेल्टा कितना आया अभी? 180 माइनस 2i, है ना। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं रिफ्लेक्शन, है ना। यस, बहुत बढ़िया, इतना डेल्टा है, इतना डेल्टा है। क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस। हाँ, ये डेल्टा का वेरिएशन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएशन लीनियर आ रहा है। ये देखो भाई, ये वेरिएशन क्या आ रहा है? लीनियर, ठीक है ना। दिस इज वाई एक्सिस पे डेल्टा, एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कांस्टेंट, दिस इज अनदर कांस्टेंट, ये क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये वेरिएशन लीनियर आ रहा है, इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, आपको याद रखना पड़ेगा ग्राफ कैसे आता है, क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर की मदद से, है ना। क्या करते हैं, अलग अलग आय रखने, अलग अलग आय के लिए अलग अलग डेल्टा आएंगे, सारे डेल्टा को ज्वाइन करेंगे, डेल्टा के पॉइंट्स को, और आपको ग्राफ मिलेगा भाई, है ना। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको निकाल सकते हैं हम लोग। अब अगर इन दोनों के लिए अगर हमने ग्राफ देखा, है ना, इन दोनों सिचुएशंस को एक ही ग्राफ में हम लोग कंक्लूड करते हैं। चलो, इन दोनों सिचुएशंस को एक ही ग्राफ में हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो अगर ऐसा हमने किया तो ध्यान से देखो, ऐसा ग्राफ आएगा। किसका वेरिएशन देखना है हमको? डेल्टा का वेरिएशन, किसके रिस्पेक्ट में? आई के रिस्पेक्ट में, है ना। चलो, आई को पहले हमने कहां से कहां तक वेरी किया? 0 से सी तक, है ना। ये वाली कौन सी सिचुएशन है? 0 से सी वाली। और इसके बाद ये वाली कौन सी सिचुएशन है? व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी, टी आई आर वाली सिचुएशन, है ना। चलो, पहले ये वाली सिचुएशन देखते हैं 0 से सी के लिए। 0 से सी के लिए मैंने बोला था आपको कॉम्प्लेक्स ग्राफ आएगा, है ना, जो इससे निकलेगा। तो 0 से सी तक ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे, और इस रिलेशन से ग्राफ आता है, मेरे को ये याद ही रखना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ नहीं निकाल सकता ना, मुझे इसको याद ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आई की वैल्यूज अलग अलग रख के इसको निकाला जाता है ना। ये ग्राफ आता है 0, अच्छा जो ग्राफ आएगा वो 0 से सी तक ही आएगा, क्योंकि हम ये रिलेशन यूज कर रहे हैं 0 से सी तक, है ना। तो ये ग्राफ आता है इस प्रकार से, इस प्रकार से ग्राफ आता है, ठीक है, ध्यान से, इस प्रकार से ग्राफ, ठीक है। इसको मैं ऐसे निकालता हूँ, ठीक है। यस, इस प्रकार से ग्राफ आता है, बिल्कुल सही। ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, ये कोई पैराबोला नहीं है, बिल्कुल इसको पैराबोला मत समझो, ठीक है। यस, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ठीक से निकालता हूँ इसको भी। यस, दिस इज द ग्राफ, बिल्कुल सही, ठीक है। यस, बहुत, दिस इज द ग्राफ। हाँ, देखो देखो, दिस इज द ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ कहाँ तक निकला? 0 से सी तक निकला,
अब मेरे को अगर सी से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल से बड़ा होगा टीआईआर वाले के लिए, क्या टीआईआर वाले के लिए ग्राफ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेल्टा निकालता हूँ कितना आ रहा है। देखो ये वाला डेल्टा कब है, ये वाला डेल्टा कब है, व्हेन आई इज इक्वल टू सी। चलो आई को सी रखते हैं, मेरे को डेल्टा मिलेगा, यहाँ का डेल्टा मिलेगा, है ना। और आई इक्वल टू सी किस रिलेशन में यूज करना है, 0 से सी वाले रिलेशन में। चलो चलो ओके, तो 0 से सी वाली सिचुएशन देखो ये वाली, है ना। चलो यहाँ आई के जगह पे सी रख दो। जब आप आई के जगह पे सी रखेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, म्यू1 बाय म्यू2, म्यू1 बाय म्यू2, और म्यू1 बाय म्यू2 को आप म्यू रिलेटिव बोल रहे हो, चलो मैं इसको म्यू रिलेटिव बोल लेती हूँ, ठीक है, इनटू साइन आई, बट आई इज इक्वल टू सी। तो जब आई की वैल्यू सी होगी तब डेल्टा कितना होगा ये मेरे को निकालना है ना, डेल्टा व्हेन आई इज इक्वल टू सी। चलो निकालते हुए, तो साइन सी आई के जगह पे सी रखना है, आई के जगह पे सी रखना है, रख दिया, बिल्कुल सही है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये देखो ये देखो ये देखो, हमने देखा था साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू रिलेटिव, 1 बाय म्यू रिलेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ, क्या हुआ, आप इस म्यू रिलेटिव को इधर लाइए, साइन सी इंटू म्यू रिलेटिव क्या इज इक्वल टू 1, बिल्कुल। तो देखो हाँ ये वैल्यू साइन सी इंटू म्यू रिलेटिव, क्या ये 1 है, 1, बिल्कुल 1 है ना। और साइन इनवर्स 1 कितना, 90, या पाई बाई 2 रेडियन, कैसे भी लिखो। तो देखो डेल्टा कितना आ रहा है, 90, ये पूरा एंगल 90, और ये सी एज इट इज 90 माइनस सी। देखो मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो डेविएशन कितना आ रहा है, 90 माइनस सी। देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर होगा तब डेविएशन कितना आ रहा है, 90 माइनस सी। ओके, है ना, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। चल आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मेरे को ये वाली सिचुएशन देख, कौन सी वाली सिचुएशन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये वाली, है ना। और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के लिए तो ये रिलेशन है, और ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो हम निकाल सकते, ये तो हम निकाल सकते, चल चल ठीक है, ये तो हम निकाल सकते। चलो इसमें सबसे पहले, चूंकि ये रिलेशन सी से आगे वैलिड है तो ग्राफ भी सी से आगे निकलने वाला है ना। चलो पहले मैं आई को सी रखता हूँ, आई को सी अभी कहाँ रखना है, आई को सी अभी सी से ग्रेटर वाले रिलेशन, सी से ग्रेटर वाला रिलेशन ये वाला है ना, यहाँ पे आई को सी रखो, यहाँ पे आई को सी रखो, तो देखो क्या है, डेल्टा व्हेन आई इज इक्वल टू सी कितना आएगा, 180 माइनस 2c, 180 माइनस 2c। अच्छा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, 2 कॉमन लेके 90 माइनस सी, 2 टाइम्स 90 माइनस सी। अरे मतलब देखो क्या हो रहा है, ये देखो मतलब देखो, हाँ देखो देखो, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, 90 माइनस सी, है ना। अब जैसे हम लोग इसके आगे जाते हैं, इसके आगे जाते हैं तो रिलेशन ये वाला है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा आता है 2 टाइम्स 90 माइनस सी। मतलब इस पॉइंट के जैसे ही हम लोग आगे आते हैं, है ना, इस पॉइंट के जैसे ही हम लोग आगे आते हैं, क्या डेल्टा इस 90 माइनस सी का डबल हो गया, डबल, बिल्कुल। तो जब आई को सी रखेंगे नए रिलेशन में तो मेरे को जो डेल्टा मिलने वाला है ना, क्या वो इसका डबल मिलने वाला है, 2 टाइम्स 90 माइनस सी, एंड दिस इज नथिंग बट 180 माइनस 2c। क्या क्लियर हो रहा है, ये आया नया डेल्टा। अब हम लोग आय को फिर से बढ़ा रहे थे, आय को कहां तक बढ़ा सकते हैं, 90 डिग्री तक। चलो तो आय को हम लोग 90 डिग्री तक बढ़ाते हैं, है ना, यस 90 डिग्री तक। चलो तो आय को 90 रखो, आय को 90 रखो, आय को 90 रखो, एक मिनट इसको मैं ठीक से निकालता हूँ, यस आय को 90 रखिए, आई को 90 रखिए, है ना, कौन से, ये वाले रिलेशन में, सी ग्रेटर देन सी वाले रिलेशन, यहाँ पे आई को 90 रखो, 90 इंटू 2 180, 180 माइनस 180 क्या है, 0 आ रहा है डेल्टा, डेल्टा क्या आ रहा है, 0 व्हेन आई इज 90, डेल्टा कितना आ रहा है, 0, बिल्कुल। मतलब ये देखो 0 आ रहा है, ये देखो डेल्टा कितना आ रहा है, 0। तो ये 0 वाला पॉइंट, ये 180 माइनस 2c वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, क्या हमको दिख रहा है, डेल्टा डिक्रीज हो रहा है लीनियरली, डेल्टा लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। और ये ग्राफ कैसा आ रहा है, यहाँ पे देखो,
ये ग्राफ कैसा आ रहा है, यहाँ कोई ग्राफ है क्या बीच में, नहीं है ना। मतलब आई जो है ना सी से जस्ट पहले तक ये ग्राफ, सी के जस्ट बाद में ग्राफ ने ना एकदम जंप मारी है, जंप एकदम डबल गया, वो डबल मैग्नीट्यूड हो गया उसका, है ना, जंप मारी है, मतलब ग्राफ यहाँ पे फट चुका है। ये कंटिन्यूअस ऐसा ग्राफ आया क्या, नहीं, ग्राफ यहाँ पे फट चुका है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हुआ है। यहाँ पे ग्राफ कैसा हुआ है, बोलो बोलो भाई, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस पोर्शन। देखो तो ग्राफ यहाँ पे फट चुका है, मतलब ये पूरा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस आया है। हाँ, क्या ये ग्राफ हमको याद रहेगा, बिल्कुल पूछते हैं ग्राफ एज इट इज पूछते हैं, याद रहना चाहिए, और चूंकि समझ के याद किया है तो बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है भाई, लिख लो इसको, चलो हो गया था, लिख लो इसको अच्छे से। चलो एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं, आपको ये क्लियर हो जाए, है ना, ये समझा हो कि नहीं, देखते हैं फिर। चलो क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। देखो क्वेश्चन ये है, find the maximum angle of incidence in glass for which the light rays refracted है, ये refracted है वो, ठीक है, refracted from glass to vacuum। ठीक है, तो लाइट रे जो वो ग्लास से वैक्यूम जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयर जा रहा है, बराबर है, यस। उसने बोला है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है जिससे कि ग्लास से वैक्यूम जाते वक्त आपको रिफ्रैक्शन दिखाई दे, है ना। ये देखो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो तो अपन इंटरफेस मान लेते हैं, ये ग्लास है, ये वैक्यूम है, वैसे करने की जरूरत है लेकिन फिर भी चलो ठीक है। सो ग्लास से वैक्यूम जाना है इसको, तो म्यू1 इज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 3/2, ठीक है, एंड म्यू2 इज वैक्यूम 1 मान लेते हैं इसको, भाई 1 है ना, यस बहुत बढ़िया, एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, है ना। तो उसने बोला, उसने क्या बोला कि ग्लास से, ग्लास ध्यान से, ग्लास से वैक्यूम जाते वक्त वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए जिसके लिए रिफ्रैक्शन होना चाहिए। अब बताओ रिफ्रैक्शन कहां तक होता है, रिफ्रैक्शन कहां तक होता है, जब आई की वैल्यू बोलो सी तक हो, है ना, मतलब जब आई की वैल्यू सी हो जाए, ठीक है ना, आई की वैल्यू सी हो जाए, उस वक्त तक, उस वक्त तक आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा, मतलब आपको इंसिडेंस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, क्या वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, बिल्कुल, मतलब आपको क्रिटिकल एंगल पूछा है उसने, क्योंकि जब आई की वैल्यू सी हो जाएगी, बढ़ बढ़ के सी हो जाएगी, उस वक्त रिफ्रैक्शन का लिमिटिंग केस होगा, है ना, बिल्कुल लिमिटिंग केस उस वक्त, है ना। इसके बाद रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा अगर आपने इससे थोड़ा सा भी आई अगर इंक्रीज किया, थोड़ा सा, तो उसके बाद, इसके बाद अभी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अभी टीआईआर हो जाएगा, है ना। और उसने बोला टीआईआर नहीं चाहिए उसको, क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन चाहिए। कहां तक आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा, तो रिफ्रैक्शन कहां तक मिलता है, व्हेन आई इज इक्वल टू सी, मतलब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्रिटिकल एंगल निकालना, बिल्कुल। और क्रिटिकल एंगल का तो फॉर्मूला हमको याद है, सिंपल क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1/3/2 या 3/2/1, 3/2/1 डेंसर का अपॉन रेयर का, तो यहाँ रख दो, तो ये आया साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू रिलेटिव। अगर म्यू रिलेटिव 3/2 है तो 1/म्यू रिलेटिव कितना, 2/3। सो इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं चले, इतने एंगल तक, इतने एंगल तक, इतने एंगल तक आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा, इसके बाद टीआईआर स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा, है ना, यस। चलो सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। चलो तो देखो, तो मेरे को डायग्राम दिया है ऐसा, सराउंडिंग में एक एयर है और बीच में ग्लास का एक प्रिज्म है, ठीक है, और उसने बोला है कि थीटा की वैल्यू बतानी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट लाइट रे डज नॉट क्रॉस द सरफेस AB। ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ है ना, ये इंसिडेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंस हुआ इसका ना, ये नॉर्मली आया, यहाँ तो प्लेन सरफेस था, लेकिन जब ये यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, है ना, तो उसने बोला यहाँ पे टकराने के बाद ये लाइट रे AB को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, AB को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, मतलब ध्यान से देखो,
मतलब ये जो लाइट रे, ये जो लाइट रे, इसको ए बी को क्रॉस करने का परमिशन नहीं। लेकिन लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान से, ये लाइट रे टकराने के बाद क्या ए बी को छू के तो जा सकता है? हाँ हाँ, ऐसे जा सकता है। लाइट रे इस ए बी इंटरफेस पे टकराने के बाद, दिस इज द नॉर्मल टू द ए बी इंटरफेस, दिस इज द नॉर्मल टू द ए बी इंटरफेस, है ना। ए बी इंटरफेस पे टकराने के बाद इस ए बी को क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। हाँ, लेकिन क्या वो छू के जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? हाँ बिल्कुल छू के जा सकता है, इसके अंदर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता, एयर में नहीं जा सकता, है ना। अच्छा, तो आपको थीटा की वैल्यू निकाल, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर लाइट रे छू के जा सकता है या उसके अंदर जा सकता है, ए बी के अंदर, मतलब उसका टी आई आर होना चाहिए, बराबर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही, उसका टी आई आर चाहिए, उसको टी आई आर। देखो सिंपल है, ये लाइट रे टकराया, ये दिस इज द नॉर्मल टू द ए बी इंटरफेस, ठीक है, एंड दिस इज लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस विद दिस नॉर्मल, ठीक है। और वो बोल रहा है एबी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब ये लाइट रे एबी को टकराने के बाद एबी के मतलब इंसिडेंट मीडियम में वापस आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, एबी को वो क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इसका टी आई आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका? टी आई आर, बिल्कुल सही, ठीक है, टी आई आर होना चाहिए इसका, बिल्कुल सही, टी आई आर होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये क्वेश्चन था कि इसका टी आई आर कराना है एबी पे, एबी पे टी आई आर कराना है। देखो क्या एबी पे टी आई आर हो सकता है? पहले तो बिल्कुल, ये ग्लास है, डेंसर है, और ये रेयर है। तो एबी को जब हम देख रहे हैं तो लाइट रे डेंसर से रेयर जा रहा, बिल्कुल सही, डेंसर से रेयर जा रहा था, तो टी आई आर हो सकता है। तो इसका मतलब हमको टी आई आर वाली सिचुएशन स्टडी करनी है ना। और टी आई आर के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या सी से बड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, चलो पहले सी निकाल लेते हैं फिर। सी क्या होता है बोलो? साइन इनवर्स ऑफ 1/μ रिलेटिव। क्या म्यू रिलेटिव हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल, डेंसर बाय रेयर, डेंसर मतलब ग्लास, ग्लास का कितना? 3/2, रेयर मतलब एयर, एयर का कितना? 1, तो म्यू रिलेटिव 3/2, ठीक है। तो 1/μ रिलेटिव कितना? 2/3, तो सी आया साइन इनवर्स 2/3, यह आया सी। और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा है तो टी आई आर हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा, इसका मतलब ये लाइट रे टकरा के वापस उसी मीडियम में आएगा, ई बी को क्रॉस नहीं करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। चलो सॉल्व कर लो इसको। तो आई शुड बी ग्रेटर देन सी, लेकिन ध्यान से देखो, मेरे को थीटा लाना है, तो थीटा के टर्म में आंसर निकालना पड़ेगा। सोचो, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन है ना, और ये बीसी साइड जो है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, इसका मतलब अगर यह एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। लेकिन ध्यान से देखो, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, मतलब ये टोटल एंगल कितना है? 90, उसमें से ये है थीटा, तो ये आई कितना आना चाहिए? ये आई कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। तो I should be 90 minus theta and that should be greater than C। खत्म, चलो खत्म हो गया। दोनों तरफ साइन साइन ले लेंगे, दोनों तरफ साइन साइन, साइन 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। यस, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, बिल्कुल, कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। तो यहाँ से cos थीटा ग्रेटर देन साइन सी, साइन सी कितना है? साइन सी है देखो, सी साइन इनवर्स 2/3, तो साइन सी कितना? साइन सी कितना? 2/3, साइन सी की वैल्यू यहाँ पे रख दो। सो cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2/3, और cos थीटा अगर 2/3 से ज्यादा है तो थीटा क्या होना चाहिए? थीटा क्या होना चाहिए? cos इनवर्स 2/3 से ग्रेटर या लेसर? ग्रेटर या लेसर? लेसर। क्यों ऐसा हुआ? ये उल्टा क्यों हुआ? ये उल्टा क्यों हुआ बोलो? हाँ, अगर ये उल्टा हुआ है तो क्यों हो रहा है भाई? तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि साइन थीटा और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन कॉस थीटा और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। इसीलिए अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन 2/3 है तो थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाए, कॉस थीटा को थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को अगर हम लोग यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, थीटा शुड बी लेस देन कॉस इनवर्स 2/3। अगर थीटा इस एंगल से है ना कॉस इनवर्स 2/3 कुछ तो वैल्यू आएगी है ना, कैलकुलेटर पे देख सकते हैं हम लोग, इस वैल्यू से अगर थीटा ये वाला प्रिज्म का एंगल ये वाला है ना, ये एंगल थीटा अगर इस एंगल से छोटा होता है तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये लाइट रे कभी भी AB को क्रॉस करके नहीं जाएगा, ये AB के अंदर ही इंसिडेंट मीडियम में वापस इसका हमेशा TIR होगा, है ना। क्या क्लियर हुआ? नक्की बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके।